अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये है नॉवल असली युस्रा एपिसोड 16। ओह माय गॉड जन्नत, तुम कहाँ से जिंदा हो गई? वो खफीफ सा हंसी। फारिस भाई ने बताया तुम अपने मेकर गई हुई। हाँ, मैं खाला की तरफ गई, खंगार का कहा, साथ ही गिलास में पानी डाला। मुझे तो पूरा शक था लटक गई हो। इससे फारिस भाई उदास फिर रहे थे। पानी पीते हुए जनरल को जोर का उच्छू लगा। खांसते हुए गिलास टेबल पर रखा, उदास फिर रहे थे। सदमा मसला हल हो गया। आयमा की आवाज में शरारती मसला तो कोई नहीं था। वो घबराई। ओ कम ऑन जनरल, शायद तुम भूल रही हो, मेरी एक आदत भाभी भी आई। वो जब भी मेकअप जाती है वो एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रहती। भाई पहुंच जाते हैं लेने, लेकिन एक बार जब इन दोनों की लड़ाई हो गई तो भाभी पूरा महीना मेके रहती रही थी। वो बताते हुए हंसी। और जन्नत भी साख्ता अपनी पेशानी को छुआते, ये आयमा कितनी पहुंची हुई चीज थी। हाँ, मगर ऐसा कुछ नहीं था। फिर तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ था? मैसेज के जवाब क्यों नहीं दिए तुमने? वो दरअसल वो सही मायनों में फंसी थी। दूसरी तरफ आयमा की आंखों में शरारत लिए बैठी थी। अच्छा छोड़ो इसे, जैसे तरस आ गया। मैं तुम्हारी नंद भी तो हूँ, किसी मामले में मेरी हेल्प चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। मैं तो अपनी भाभी का भी भरपूर साथ देती हूँ। नाराज होकर जब लेकर जाती है तो मैं इनकी तैयारी खुद करवाती हूँ। भाई की सारी खबरें मैं ही पूछ जाती हूँ, कहाँ से आ रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितने उतारे हैं, कितने खुश नजर आ रहे हैं सब। तुम्हारा कोई इलाज नहीं। जन्नत हंस दी। आयमा को बात करके अच्छा लगा। अजीब सुनसी होती थी जन्नत से। शाम को क्या प्लान है, कहीं बाहर चले? वो अपनी रोजमर्रा की रूटीन, पढ़ाई और आखिरी सेमेस्टर का रोना धोना शेयर करने के बाद पूछ रही थी। जन्नत को मिसेस सिराजी के साथ भी कुछ वक्त गुजारना था। फिर तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए माजरत कर ली। मैं खुद बताऊंगी तुम्हें, फिर प्लान करेंगे कुछ। आयमा से बात करने के बाद कुछ देर तक सारा खाला को सोचकर फिक्रमंद होती रही। कई बार कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और हर बार करते करते रुक देती। इन्हीं अवसरों में गिरी बैठती कि ज्यादा अपनी नन्ही बहन का हाथ था। मैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल से वापसी पर सीधा से मिलने आ गया था। वो बहुत खुश हुई। बच्चे भी शरारती से मिलकर और इनकी पेंटिंग का नजारा करके आए तो वो किचन में थी। अपने नन्हे मेहमानों की खातिर नजारत में हलकान होते हुए डाइनिंग टेबल पर प्लेटें रखी रही थी। जब इसने फारिस मिजान को सीढ़ियां उतरते देखा। नीली जीन्स पर स्वेट टी शर्ट में मलबूस पी के बाल कुछ सलीके से जमे हुए, आंखों में हल्की सी सूजन अभी भी मौजूद है। जैद की नजर इस पर पड़ते उसका फूला हुआ चेहरा मजीद फूल गया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर हाल से गुजरते हुए इसने कहा दिया। गुड आफ्टरनून कहो। जन्नत के मुंह से बेसाख बन गया। मसूफ ने कलाई मोड़कर वक्त का फिर पिछाने में से झुककर प्लेट से फ्रेंच फ्राइज उठाए और राहदारी की तरफ बढ़ गई। शिकायतों की पटारी खुल गई थी। जांच शुरू हो गया। कहते थे आप घर पर ही नहीं है, कहते थे आप सो रहे हैं, कभी कहते थे आप बिजी हैं। मैंने आपको कार्ड भी लिखा था, अकेडमी भी भेजी थी। मैं सूजी को बुलाया था, उन्होंने मुझे डांट दिया। जनरल ने बड़ी मुश्किल से इसे समझा बुझाकर इसका गुस्सा ठंडा किया। इस दिन हम बाहर खेल रहे थे, उन्होंने मेरा फुटबॉल मुझे वापस नहीं किया। ये एक और किस्सा था। जन्नत ने कुछ हैरत से इसे देखा। ये तो वो जानती थी कि फारिस बच्चे से उलझ पड़ता है, मगर ऐसे उलझता होगा इसकी तवक्का नहीं थी। आपको ये भी तो बताना चाहिए था कि फुटबॉल मेरे सर पर लगा था। फारिस की आवाज पर जब जहाँ जायद चुका, वहां इतने करीब से इसकी आवाज आने पर वो गड़बड़ाई। वो इसकी कुर्सी के पीछे बहुत करीब से झुका हुआ था। हाथ बढ़ाकर जैद की प्लेट से फ्रेंच फ्राइज उठा लिए। जैद ने अल्लाह का और तो की तरह कीना तो उस नजरों से सकुरा, फिर अपने प्लेट पर दोनों हाथ रख लिए कि अब उठाकर दिखाओ। इसकी नन्ही बहन बड़े मजे में थी। फिर तो जैसे निगाहों से कभी भाई को कभी फारिस को देखती, फिर दूसरे नवाले के लिए मुंह खोल कर जन्नत की तरफ रुख कर लेती। वो जेब में वॉलेट रखता बाहर चला गया। मुझे ये जरा बिल्कुल भी जरा से भी अच्छे नहीं लगते। जैद ने एक हजार बार कहे जाने वाला जुमला एक बार फिर दोहराया था। वो गहरी सांस लेकर रह गई। किचन काउंटर पर मोबाइल हाथों में लिए बैठी। जब सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही फारिस फैजान किचन में आ गया। बच्चों के जाने के बाद अब वो अकेली से नजर आई थी। कैसी हो? इसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए पूछा, आवाज भारी, लहजा ठहरा हुआ। जैसी भी हो, तुम्हें इससे क्या? मोबाइल में खुद को मसरूफ जाहिर करते अपना गुस्सा निकाला। खैर से अब ये तुम नहीं कह सकती। जन्नत ने सर उठाकर ऐसे लगती निगाह इस पर डाली। कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। दांत पीस कर जवाब देगा। फारिस ने रुक कर इसे देखा। वो मोबाइल पर नजर जमाए खुद को मसरूफ और बेनियाज जाहिर कर रही थी, मगर आंखों में गुस्सा साफ जाहिर था। वो इसकी मौजूदगी में कतन खुश नहीं लग रही थी। क्या हम बात कर सकते हैं? कोई भी जवाब दिए बगैर इसने सर उठाकर यहाँ वहां देखा। कुछ और नजर न आया तो कटिंग बोर्ड पर प्याज और छुरी रखी हुई नजर आ गई। फौरन से सीना चढ़ाकर शुरू हो गया। ख्याल था जब उसे मसरूफ देखा था तो कोई बात नहीं करेगा, मगर ये ऐसी खाम खा लेती। फारिस से पीछे आन खड़ा हुआ। मैं तलाक नहीं देना चाहता और चाहता हूँ कि तुम कोर्ट भी ना जाओ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जन्नत की धड़कनें थम गई थी। समाज पर यकीन नहीं आया। गर्दन मोड़कर इसने फारिस को सदमे से देखा। वह इसके पीछे बेहद करीब खड़ा था। इतना करीब वो इसके कपड़ों से उड़ती मर्दाना कुलून की खुशबू आसानी महसूस कर सकती। मजाक उड़ा रहे हो तो मेरा ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ। गलत इंसान के सामने गलत ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो। रुख बदल कर वो फिर से प्यास काटने लगी। मैं अपने बच्चे की माँ से बात कर रहा हूँ। झुक कर सरगोशी की। जनत के हाथ साके जो धड़कन तेज हुई। फिर संभल कर लब भींच कर सर गोया अपने बच्चे के लिए इस रिश्ते को बहाल करना चाह रहे हो। नहीं, ये काम मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करना चाह रहा हूँ। वो दम साधे अगले लम्हे तक एक हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में प्याज लेकर खड़ी रही। और यूं जैसे यकीन करना चाह रही है इससे ये बात फारिस फैजान ने की है। अच्छा मजाक है ये। जैद से बड़बड़ा कर रुख बदल गई। मैं तो संजीदा हूँ। छुरी पटक कर इसने रुख बदला। मुझे हरगिज पसंद नहीं है वो भी मुझ पर तरस खाए। इसकी आवाज तेज हुई। तुम्हें लगता है मैं तुम पर तरस खा सकता हूँ? इसने जन्नत की आंखों में झांका। वो दम साधे खड़ी हुई। क्यों कर रहे हो ये सब? इसने जब्त करके थम्मों से पूछा। बताया तो है तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए। इसे सख्त नजरों से देखते हुए इसने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। बर्दाश्त की हद होती है और वो इस हद की इस
इस एक लम्हे में खत्म हुई थी, तुम्हारा दिल चाहेगा तो तुमने कहा को कागज तक रखोगे, मैं फिर मेरे एहसासात की फिक्र किए बगैर अपना जायज हक भी वसूल कर लोगे, तुम्हारी मर्जी तुम मुझे साथ रखो, तुम्हारी मर्जी तुम मुझे तलाक दे दो, सब तुम्हारे साथ इस दिल के गिर्द घूम रहा है, नफाज के सीने पर गश्ते शहादत ठूंकी और तुम कह रहे हो मेरे लिए कर रहे हो, रूह का दर्द आंखों से कैसे झलकता है, अज़ियत लफ्ज़ों में कैसे हो सकती है, आवाज़ कैसे झलकती है कि इस लम्हे फारिस वजदान ने जाना था, तुम किसी बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे या खुद को, बज़ाहिर मजबूत लहज़ा मजबूत आवाज़ मगर वो इसके अंदर की तोड़-फोड़ को अपनी आँखों से देख रहा था। मैंने एक बात की है, इसने संजीदगी से कहा, इकरार या इनकार का इख्तियार तुम्हारे हाथ में है, जैसे मैंने जाने तुम्हें इख्तियार छीनने में कितने माहिर, वो आँखों में दुःख और पछतावा लिए से देख कर रह गया। बहुत सी बातें वो नज़रअंदाज कर गया था, बहुत सी उलझनें से याद नहीं रही थी, पर गिराज शख्स थी, अब सख्त तरीन हो गई थी, वो इसके खदशात की तह तक अब पहुँच जाता है, इसकी परेशानियों को जैसे अब समझा था, जन्नत का यकीन टूटा था, इसका एतमाद बिखरा था, इसने यहाँ इस घर में रवैये की अज़ियत सही थी, बेरुखी को जिया था, वो इतनी जल्दी और इतने आसानी से इसे मौका नहीं दे सकती थी। इसका खौफ बजाय इसकी परेशानी जायज़ थी। मैंने सिर्फ़ एक चांस माँगा है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मुड़कर वो एक बार फिर प्यास काटने लगी थी। वो इसकी पीछे वो खामोश खड़ा है। वो कुछ कहना चाहती थी, तसल्ली के मुताबिक एक लफ्ज़ से, मगर लफ्ज़ों की किल्लत वो हिम्मत तो सिफ़र हो चुकी थी। वो उल्टे कदम पीछे हटा, जेबों से हाथ निकाले और कुछ कहे बगैर चला गया। जन्नत ने छुरी रख दी किनारे पर, हाथ जमाए, सर झुका के आँसू बहने लगे। अपने आप को किसी नए गम से बचाने के लिए इसने प्यास काटना शुरू की थी, मगर अंदर तक वो फिर भी कट गई थी। सारा दिन खुद से उलझते रहने के बाद शाम तक सारा ने हिम्मत करके जन्नत को कॉल की थी। उन्हें डर था वो कॉल रिसीव नहीं करेगी, मगर इसने कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम खाला, इसकी आवाज़ कमज़ोर नहीं थी, मगर जाने क्यों नहीं लगा जैसे जन्नत कमाल को मुखातिब करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। वालेकुम सलाम, इतनी मुश्किलें नहीं हुई थी, इतनी ही दिक्कत, इतनी सोबत के मराहिल से गुजरना पड़ा था। अब वो क्या कहे, इसे किस बात का शिकवा करे, किस अमर पर खपी है, कैसे पूछे इनके घर क्यों छोड़ा है, इनसे राब्ता क्यों ना किया, आपने मुश्किल से आगाही क्यों न दी। वक़्त पूछने का नहीं रहा था, अब एतराफ़ की समाती, मुझे मुझे माफ़ कर दो। किस कदर हिम्मत से उन्होंने कहा था और जिस तरह से एक सदमा भरी खामोशी छा गई थी, किस बात की माफ़ी खाला? माफ़ी तो मुझसे माँगनी थी, मैंने आप सबको परेशान कर दिया। मोबाइल कहाँ से लगाए, नफ़ी मसली लाते हुए उन्होंने दुपट्टे के बलों से आँसू पोंछ लिए थे। तुम मुझसे नाराज़ थीं, तुमने घर छोड़ दिया, लेकिन मुझसे बात नहीं की। निचले लब काटते हुए वो ज़रा शर्मिंदा हुई, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। पहले भी मेरी वज़ह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी है, सारा खाला का दिल कट गया। मैं आपके पास आ जाती तो ख़ानदान के लोगों को कहते-कहते चुप हो गया, आपके लिए और मसले खड़े हो जाते खाला। मुश्किल से इन हालात में वो इनकी फ़िक्र कर रही थी, इनका दिल गम से भर गया। मैंने तुम्हें सिर्फ़ ज़ुबान से बचाना चाहती थी, मैं भी सिर्फ़ इसी से बचाना चाहती थी। इसने यूँ कहा जैसे इसके ख्वाब नहीं थे, ख्वाहिशात नहीं थी, या खैर अमीन ठिकाने से, वो एक सिर्फ़ अमान वाली जगह चाहती थी। इसे घर नहीं चाहिए था, ज़िंदगी नहीं चाहिए थी, दूरी चाहिए था ख़ानदान से, रिश्तों से, अज़ियतों से, तकलीफ़ों से, तंज़ और तानों से, उन सज़ाओं से जो कितने साल से वो झेल रही थी, और तो कोई ख्वाहिश नहीं की थी। इसने ज़ाहिर किया और तो किसी शय की तलब ना थी। अब्बू तुम्हें खुश देखना चाहते थे, इनकी आवाज़ लरज़ रही थी। जन्नत, मैं तो इनकी वसीयत पर अमल नहीं कर सकी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, ऐसा नहीं है। वो रहा-हँसी हुई। ऐसा ही है बेटा, मैं तुम्हारी खाला, आई एम प्रेग्नेंट, किस कदर हिम्मत से इसने कहा था। इसकी आंखों में नमी ठहर के लब साकित हो गई। बान है ये बात, कभी माँ नहीं बन सकती। अब मेरा बेटा ऐसे ही बेऔलाद रहेगा सारी उम्र। इसकी ताई की आवाज़, गुस्सा, नफ़रत, जन्नत के 5 सालों का सब्र इनकी आंखों में घुम गया। जिस महरूमी की वजह से वो हर जगह से रद्द हुई थी, वही महरूमियों किसी और की ज़िंदगी में अता बन गई थी, अता हो गई थी। अल्लाह की हिकमत, अल्लाह के मामलात अल्लाह ही जान सकता है। वरना इनके जैसे लोग तो सिर्फ साहिल पर रुककर गहराई का अंदाज़ा लगाया करते थे, खुद से मफरूज़े खड़ा करते थे, अपनी नेमतों पर इतराया करते थे, अपनी मसरतों पर मुस्कुराया करते थे। तुम माँ बनने वाले खुशी से आंसू छलक पड़े, गम से मुर्दा होता दिल इस खबर पर ज़िंदा हुआ। और रोबनी, अब आप कैसे सोच सकते हैं मैं खुश नहीं हूँ? इसकी आवाज़ भीगी हुई थी। सारा खाला एहसास है ना निदामत में गिर गई। वो अब भी इनसे मुतल्लिक़ खुशगुमान थी, एक लम्हे के लिए भी गलत नहीं सोच रही थी, उल्टा इन्हें समझाती, इन्हें तसल्ली दे रही थी। मुझे यहाँ आकर पता चला खुशी एक नेमत है और सुकून से इससे बड़ी नेमत है। खुशियों का ताल्लुक दुनियावी नेमतों से है और सुकून का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से है। दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो खाला फिर ज़िंदगी कितनी मुश्किल क्यों ना आसान हो जाती है। इसका एक-एक लफ्ज़ इनकी तह दिल की अथाह गहराई में उतर गया। वो कितनी ख़ास थी, उन्होंने कभी समझा नहीं। तुम कितनी बड़ी बातें करने लगी हो। उन्होंने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ किए, वो हँसी। बड़ी बातें समझने के लिए इसे बड़ी-बड़ी आज़माइशों से गुज़रना पड़ता है। आप सब ठीक है ना? और फ़ारिस हमारे साथ कहता है, जन्नत की गुमशुदगी के बाद फ़ारिस की दीवाना वार जस्तजू और फ़िक्रमंदी वो अपनी आँखों से तो देख चुकी थी, मगर अब वो जैसे इन आँखों पर यकीन नहीं रखना चाहती थी, अब गहराई में उतरना चाहती थी, अब ख़ाला होना चाहती थी। कोई और मसला भी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे खालू से बात करेंगे तो समझाएँगे। बोला, मैं बरकर लिए खामोशी, मगर जाकर भी कोई शिकवा शिकायत ना कर सकती। ज़हन ब्लैंक हो गया, यूँ लग रहा था जैसे इंसानों को बताने के लिए अब तो कोई मसला है नहीं, जैसे पहले सबसे मामलात अल्लाह ही अल्लाह ने सँभाले थे तो अब भी वही सँभालेगा। जन्नत, अब तो सब ठीक है खाला, सोच समझ कर कहा, घर छोड़ना मेरी गलती थी, निका ना फ़ारिस ने थोड़ी ना निकाला था। गो के पैरों तले ज़मीन नहीं थी, ना सर पर आसमान लग रहा था, मगर जिस फिज़ा में मलिक थी, इस फिज़ा ने दोनों को जोड़ रखा था। बात खत्म हुई, फ़ोन बंद हो गया। सायरा को यूँ लगा जैसे मसले सुलझ गए हो, ज़मीन की मलामत थोड़ी कम हो गई थी, मगर बेसुकूनी हनूज़ कायम थी। आपने अपनी तरफ से मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है।
रात का जाने कौन-सा पहर था, इसकी आँख खुल गई, कमरे में अंधेरा था, बराबर में मिसेज़ इसे अपनी तबीयत में गैर-मामूलीपन का एहसास हुआ। शायद चक्कर आ रहे थे या मुतली-सी हो रही थी। इसने उठने की कोशिश की तो सर घूम कर रह गया। चंद लम्हों तक गहरी सांस लेती रही, फिर उठकर बाहर आ गई। सीधे शाम को ले जाने वाली दवा खुराक बाहर भी। वॉश बेसिन पर गिफ्ट जमाया, इसने खुद को आईने में देखा, शक्ल धुंधली और चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था। लाउंज में आगे से जाता सारा हालांकि खून के बाद मिसेज से बातें करती इनके कमरे में सो गई थी। ज़ेन माफ था, आंखों में धुंध छाई हुई थी, इसने पेशानी को और फिर आंखों को मसला नजर सीढ़ियों के इस अतराफ वापस के हाथ खुले दरवाजे पर गई। क्या पारस अंदर था? इसने फिर कुछ कुवत पता करके आवाज दी। रोशनी मौजूद रही, दरवाजा साकित रहा, नई आवाज इस तक नहीं पहुंची। इसे बेख्तियार और नया फारिस कुछ ने उठाकर फेंका। वो रो रही थी, दिल फटा जा रहा था। अजीब वहशत और घबराहट हो रही थी। मंजर कुछ और धुंधला गया, कुवत कुछ और मिट गई। इसे लगा वो नहीं आएगा फारिस। एक बार फिर से पुकारा गया, यकायक दरवाजा खुल गया। उसने फारिस को बाहर निकलते हुए फिर जुलूस में अपनी तरफ आते देखा। क्या हुआ? तुम ठीक हो? कंधों से थाम कर पूछा, आंखों में फिक्र, लहजे में बेचैनी से रोते हुए नफी में चिल्लाया। वजूद अब बेजान हो रहा था। ऐसे लगा वो बस मरने वाली है। जन्नत वो आखिरी आवाज थी जो इसने सुनी, वो आखिरी चेहरा था जो इसने देखा। रोशनी तेज होगी, आवाजें मध्यम, जैसे कोई पुकारते हुए दूर, बहुत दूर जो होता जा रहा हो। फिर सबको कुछ तारीफ हो गया। दाने हाथ की पुष्ट पर कहीं चुभन का एहसास हुआ। जेन पर छाई धुंध छिटने लगी, आवाजों को मफहूम किया गया। इसका बायाँ सर्द हाथ किसी की गिरफ्त में था, नरम सी गिरफ्त जैसे नाना के हाथों में हुआ करती थी। इसने उंगलियों को चंबी देते हुए हाथ बंद करने दिया। ज़ेन एक बार फिर गनौदियों में चला गया। दोबारा से होश आया तो अस्पताल के कमरे में नीम तारीखी थी, नाना वहाँ कहीं नहीं थे। दाहिने हाथ पर ड्रिप लगी थी। सामने खिड़की के पास फारिस मोबाइल हाथ में लिए खड़ा था। इसे होश में आता देखकर इसके पास आया। क्या क्या हुआ मुझे? इसकी आंखों में खौफ समाया हुआ था। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। लेटे हुए फारिस ने हाथ थाम कर तसल्ली तकिए पर सर रखते हुए इसने दाहिने हाथ से बिछाने को छुआ। अब कैसी तबीयत है? वो बराबर बैठ कर पूछ रहा था। कभी फिक्र ठीक हूँ, उसने कहा। सर अभी भी भारी था, मगर पहले जैसी हालत नहीं थी। गहरी सांस लेकर कमरे का चादर लिया। नीलपुर रोशनी में एक पुरस्कार से खामोशी छाई हुई थी। खिड़कियों के पास इस रात अभी भी बाकी थी। क्या टाइम हो रहा है? इसकी आंखें कुछ देर तक खुली थी, फिर बंद होती जा रही थी। 2:30 बज रहे हैं, मुझे भूख लग रही है। अख्लाफ़ात में आज़ादी हो साहब ने जगह, मगर रिस्क पर कोई समझौता नहीं। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। एक नरम सी निगाह इस पर डाले वो उठ गया। खुश लबों को तर करते हुए जन्नत ने गहरी सांस ली। फारिस तुम यहाँ दरवाजा दरवाजा खोलकर निकले थे जब कोई औरत इसके सामने आकर खड़े थे। जन्नत की आंखें खुल गईं। बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा। क्या माई वाइफ इज नॉट फीलिंग वेल? इसने सुना फारिस की कुछ नजर आ रही थी। ओह क्या हुआ? दिनों को ठीक तो है वो? फिर से बात से मुलाकात नहीं हुई। जन्नत की धड़कन थम गई। फारिस ने हाथ खुला, दरवाजा खींच के बंद किया। आवाजें मासूम हो गई। दरवाजे के नीचे कदमों के आसार भी गायब हो गए। कमरे की खामोशी वजूद में उतरी। शब का अंधेरा आंखों में हलूल कर गया। वो चंद्रमा तक दम साधे पड़ी थी, फिर करवट बदल कर आंखों पर बाजू रख लिए। और साहब मंजिल में एक से ज्यादा काम वालों का इजाफा हो चुका था। शादी के दिन करीब था तो इसके हिस्से का काम भी बढ़ गया। आज सबने इनकी मदद थी। मेहमानों से भरे घर में तरवा रंग बिरंगे आंचल नजर आ रहे थे। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। वो बच्चे के साथ छोटे छोटे काम निपटा रही थी और गाय बगाए आने वाले मेहमानों और रिश्तेदारों का जायजा ले रही थी। बच्चे की माँ तारिक साहब की सगी बहन थी। अभी अपनी भतीजी पर जरूर रह गए, मगर इसे अभी तक ऐसी कोई औरत नजर नहीं आती जिसके मुतालिक विजय को मान करती। वही इस बच्चे की माँ होगी। ज्यादातर चेहरों को पहचानती थी, कोई भी नया चेहरा नहीं नजर आ रहा था। मेहमानों की देखभाल और इन्हें मसरूफ पेश करने की जिम्मेदारी इस पर आई तो इसने नन्ही सी जान को किचन के दरवाजे के पास बिठाते शुक्र को उस पर नजर रखने का कहा और ट्रे उठाए सीढ़ियां चढ़ गई। ख्याल था बस 2 मिनट में पेश करके नीचे आ गई, मगर वो 2 से 10 मिनट हो गए नीचे आए तो सुगरा से उठाए खड़ी थी। बच्चा दर्द की शिद्दत से चीज चीखकर डालो जगह था। हाय रजी से क्या हूँ? बुखलाए दरवाजे में हाथ आ गया। नन्हे से सुर्ख हाथ पर नजर पड़ते ही रूबी के पर तले से कोया जमीन निकल गई। मैं क्या कहती इसका ख्याल रखी हुए ए है कितने काम देखूं। सुगरा तो भी खड़ी थी और रोते भी लगते बच्चे को उठाए सफ्तारी साहब के पास से लेके जो खाने का हिसाब किताब देते वो जी बच्चे का हाथ आ गया दरवाजे में। उन्होंने सर उठाया, एक नज़र इसे देखा, दूसरी नज़र रोते हुए बच्चे पर डाली, फिर पास खड़े बेटे से यूं खाते हुए जैसे उन्होंने रूबी की कोई बात न सुनी। वो मुझसे ज्यादा अहम था जिसमें वो उलझे हुए थे। वो अपनी जगह खड़ी रह गई, फिर मालकिन के पास गई, इसके बाद अपने बड़े साहब के छोटे भाई के पास मायूस होकर फिर रशीदा के पास गई। जिसे अस्पताल ले जाओ रशीदा। बच्चे की हालत देखकर खुद रशीदा को तरस आ गया। फौरन से चादर उठाए बच्चा लिया और अस्पताल चली गई। सवा मरसे में रूबी खालिद जैन की आफत में अपने माल को काम करते हुए बुलाए बुलाए से पूछती रही। नन्ही सी उंगलियां कितनी जोर खोल रही थी, चार सा चेहरे पर गाल माथे पर कैसे खराश रहे थे। वो कितना चीख चीख कर रोए थे, ऐसे सोच सोच उसको बहुत परेशानी होती है। मेहंदी की रस्म अदा की जाती थी। पारे वकूफ बाहर सैन की सीढ़ियों पर जा बैठी। नोकिया का टच बटन मोबाइल हाथ में था। मुद्रित निगाहों से स्क्रीन को देखती रही। बैलेंस तो था ही नहीं कि कॉल कर रही थी, ना ही कभी कॉल करने की जरूरत पेश आई। मैं ही फोन करती थी अगर एक मोबाइल बज उठा। रशीदा कॉलेज में पहुंच गई हूँ, घर आ जा। वो फौरन से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। उजले में कदम उठाती दाएं तरफ गली में मुड़ गई और दोपहर दरवाजा नजर से खोल कर अंदर चली गई। बिल्कुल सामने चारपाई पर रशीदा बैठती। बच्चा पहले मुझे सोया पड़ता, कुछ बेकरार से बरसती चुकी इसका माथा। तुमने इसके नटे हाथ को देखा?
जिस पर पट्टी बंधी हुई थी, एक हाथ से पंखा चलते हुए रिश्तेदार ने ठंडी आंखें, डॉक्टर ने तो मुझे अच्छी खासी झाड़ पिलाई है, समझ रही थी मेरा बच्चा मेरी लापरवाही से हाथ दरवाजे में आकर चोट भी सिर्फ एक ही तो नहीं थी रुकी। कल सैमा बीबी की बेटी ने धक्का दिया था तो सीढ़ियों से गिर गया, इसने गुलूबी आवाज में बताया। रशीदा गहरी सांस लेकर देख रही थी। देख रशीदा सर उठाकर मुखाती हुई थी, बच्चे के लिए एक तरह सा काम है तो कहा है तुझे, तू तो ऐसे कह रही है जैसे ये काम बहुत आसान हो गया। मुझे क्या पता इसका सच्चा कौन है, कहाँ रहता है, ना कोई मुझे इसकी माँ की खबर, तो इतने सालों से इनके पड़ोस में रह रही हो, कुछ तो पता होगा तुझे। कुछ तो देख, मुझे बस इतना बता, वो कोई बड़ा अमीर कबीर आदमी है, इस्लामाबाद में रहता है। बस रिशिता ने बकायदा सर पर दुपट्टा जमाते हुए हाथ खड़ा किया। तो अपने घर वाले से बात तो कर, कुछ पता बताओगे ऐसे, मुझे बस फोन नंबर चाहिए या घर का पता, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगी। रशीदा ने तजुब से स्थान पान से लड़के को देखा जिसका खुद को सहारा ना था। वो लावारिसों की तरह पलती इस बच्चे के लिए सहारा ढूंढ रही थी। क्या खबर तेरी, ये निकली अल्लाह को पसंद आते वो तेरे लिए आसानियां करते हुए मैंने समाज पत्री तुझसे तरह ठंडी आवर, अच्छा ठीक है बात करूंगी मैं, लेकिन वादा नहीं कर सकती। रूबी ने खुश होकर ममनून निगाहों से देखा, फिर बच्चे को एहतियात से बाथरूम में उठा लिया, दवाइयों का सैंपल भी साथ लिया। डॉक्टर ने कह रहे थे बच्चा बहुत कमजोर है, सेहत का कारण को तशवीश से कहा है, जितना हो सके रखती तो हूँ, दूध में पानी डाल के देती हूँ। बड़ी बेगम मेरी इस चीज पर नजर रखती है। रिश्ता को अफसोस हुआ, तू मेरे चले जाए, कुछ चाहिए हो तो जालिम लोग अल्लाह के कहर से लड़ते टीम के साथ ऐसा सलूक करते हैं। मैं सीने से लगा चौखट अबूर कर घर पहुंचे, सीधा अपने कमरे में गई। बच्चे को एहतियात से सुलाने के बाद चार पैर को खींच कर खिड़की के पास के बराबर महत्वपूर्ण नरमी से अफसोस करके तेरे को देखा लाए, पलकों पर जगह-जगह नमी ठहरी थी, इस ताया हुआ गुलाबी चेहरा कितना दर्द हो रहा था, नन्हे-नन्हे होंठ भींचे हुए लग रहे थे। टीम तारीख में आंखों को चुभती हुई रोशनी लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। टाइपिंग हो रही थी मगर टाइपिंग की आवाज बहरहाल नहीं थी। इसे प्यास लग रही थी, हल्का सूख कर काटा हो रहा था। किस कदर कोशिश की, वो करने के बल ऊपर हुई, हाथ बढ़ाकर टेबल का लैंप बंद किया, पानी का जग या ग्लास पानी रखा था। कुछ चाहिए, लैपटॉप कुशन से हटाकर एक तरफ रखते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका, पानी की आवाज नींद से बोझल और आंखें खुमार भरी थी। मतलब से रोशनी में बस के चेहरे की जस्मत को देख सकता था। कुछ दिनों से इसकी तबीयत खराब थी, तो बाहर हॉस्पिटल भी ले जाते, मेडिसिन और जरूरी सप्लीमेंट्स भी ले रहे थे, मगर वो कभी बुखार कभी सर दर्द तो कभी कमजोरी के बाद तबीयत डाल होती रहती थी। यहाँ उठाकर एक साइड पर करते हुए वो रूम फ्रीजर की तरफ बढ़ गया, पानी की बोतल और गिलास उठाकर इसके पास आया तो वो तब तक उठ कर बैठ चुकी थी। इसने गिलास लेकर पानी पिया, किसी चीज की जरूरत तो नहीं, वो पूछ रहा था। जनरल ने खाली गिलास साइड टेबल पर रखते हुए इसे देखा, पीछे तेजी से वो ऐसी ही एक नजर इस पर जरूर डाल लेती थी, क्या हैरत और उलझन भरी। मेरे ख्याल में तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आया था, इसने पूछा। नहीं, क्यों? वो इसके सवाल पर कुछ हैरान हुआ। तुम मुझसे पूछते हो, किसी चीज की जरूरत नहीं, मतलब तुम पूछते हो, हाथ से इशारा किया। नहीं पूछना चाहिए, पूरे 5 माह तक नहीं पूछा तो अब सवाल बुझाता है, एतराज भी बुझाता वाला जवाब वजीर। जब कुछ भूल रहे हो वो तकी को दुरुस्त करती नहीं, नाराज होकर फारिग दूसरी तरफ अपनी साफ पोजीशन में आकर बैठ गया, हाथ टांगों पर डालते हुए कुशन पर लैपटॉप रखा और एक वकील अपना काम करने लगा। वो उसकी जानिब करवट बदल कर गाल के नीचे हाथ रखे खामोशी से देखने लगी। आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस थे, पेशाने पर बाल पड़े थे, तेजी से बिखरे हुए, यकसुई से अपना काम करते हुए वो इतना से जगकर बेनियाज नजर आता था। जानते हो डॉक्टर आमना मुझसे क्या कह रही थी? इसकी आवाज नींद से मुतासिर लग रही थी। क्या कह रही थी? फारिग ने नजरों का जाविया नहीं बदला था, इसकी कीपैड पर उंगलियां तेज से मुतहरिक थी। आप टेंशन ना लें मिसेस फारिग। क्या मतलब, क्यों टेंशन ना लो? ये डॉक्टर इस तरह की नसीहतें हमें क्यों करती हैं? मतलब चोरों से क्यों नहीं कह सकते अपनी बीवी को टेंशन ना देती, मसा लहजा कुछ नरम कुछ खपकी भरा। मिसेस फारिग से इसकी बातें, इसका गुस्सा, लहजा नाराज से लड़ने के चक्करों में इसके दिल के तार छेड़ गई। फारिग ने बेसाख्ता लैपटॉप से नजरें हटाकर इसे देखा, ऐसे लगा वो अपना फोकस अपने काम पर नहीं जमा सकेगा। धीमी सी दरकार रोशनी में जनरल का मामूली चेहरा नुमाया था, सुर्ख आंखों में खपकी ठहरी हुई थी, पेशानी पर ढेर सारे बल थे। एक लम्हे के लिए अगर इसके तासरात नरम होते तो दूसरे पल में सीधी गुस्से में नजर आती थी। अच्छा बताओ, क्या टेंशन है तुम्हें? इसका अंदाज हैदर रवैया जन्नत के लिए कतई नया था। वो लम्हे भर के लिए हैरान हुई, फिर दूसरे पल कुछ पर इशारों तीसरे सेकंड में सदमे से बाहर आ गई। तुम तो मेरी सबसे बड़ी टेंशन बना कर कह रहे, गुस्से 3 दिनों से वो जिस तरह का ख्याल रखता था, ना चाहते हुए बेशक खामोश रहना पड़ता, बेशक गुस्सा नाराजगी का कुछ भी नहीं दिखा सकती थी, बस खामोश रह रही थी। अब मज़ीद खामोश नहीं रह सकती थी। मैंने कहा था मुझे तुम्हारे साथ कमरा शेयर नहीं करना, और देखो मुझे बेड तक शेयर करना पड़ रहा है। और आंटी से तुम क्या कहते हो? इज फ्री टू शी इज फ्री टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स। ये अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजाद है। बकायदा चेहरे के तार चढ़ाव के साथ इसने फारिस की नजर उतारी, इसने अपने लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट को दबा लिया। तबीयत तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए इसलिए क्या करने के बल ऊपर होकर इसने बारिश को मुस्कुराई नजरों से देखा। पहली बार तो खराब नहीं हुई, और याद है तुमने एक बार मुझे हाथ से पकड़ बेड से नहीं थे, बेड से उतारा था। सोना है तो सोफे पर सो जाओ, वरना इस कमरे से तब हो जाओ। आवाज भारी करके चेहरे का तासुरात साफ करके इसकी नकल बहुत खूबसूरती से उतारी थी। वो महज गला कंगाल कर रह गया। इसी में मेरी तबीयत खराब से सर में दर्द था, हाथ पाँव
दुख रहते थे तो तुमने मेरी कोई तीमारदारी नहीं की थी। फ़र्ज़ को अंदर ही अंदर अपनी इस हरकत पे बहुत अफ़सोस हुआ। हाँ, लेकिन जब तुम लाहौर से आई थी तब की थी। वो जो कुछ कहने के लिए मुँह खोली थी लब भींच कर रह गई। इसलिए की थी ताकि मुझे सज़ा हो। मेरा मतलब ये नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब था तुम्हारा? इसका लड़ाई का मूड हो रहा है? फ़ारिज़ ने जब से देखा। तुम मान क्यों नहीं लेते? मुझे तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक जीना पड़ रहा है। पहले भी और अब भी कतरा लफ्ज़ों का तेज़ाब फ़ारिज़ को अंदर से गुस्सा आ रहा था। ज़ाहिर वो आम से लहज़े में बगैर किसी दुःख का इज़हार किए बात करती थी, मगर वो इसका गम, इसका दर्द बहुत अंदर से महसूस करने लगता था। तुम्हारे दिमाग में अब क्या चल रहा है? इसके मुझसे आज आकर वो बहुत संजीदगी से पूछ रही थी, तुम खुद को परेशान क्यों कर रही हो? पर तुम खुद को परेशान कर रही हो, उसने कहा। परेशान तो मुझे करे, बस आंखों में आंखें अड़क बोली, मैं कैसे मान लूं तुम अब कोई चाल नहीं चल रहे? क्या अब तुम्हारा कोई प्लान नहीं है? ये कैसे हो सकता है? इस तरह रवैया बदल कर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। इसने वादा कर दिया फारिज चंद के लिए। इसे खामोश नजर से देखता रहा। अदील अहमद कल तुम्हें कटला दे जाएगा। फर्नीचर पसंद कर लिया, एक दो दिन में कमरा फर्निश्ड हो जाएगा तो फिर तुम नीचे शिफ्ट हो सकती हो। उसका लहजा सख्त नहीं था, ना ही लफ्जों में नफरत की काट थी। हाँ, तुम तो यही चाहोगे, तुम तो पहले भी यही चाहते कि मैं इस कमरे से निकल जाऊँ। कुछ हैरत से देख कर रह गया। मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम्हें अलग कमरा चाहिए। हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे अलग कमरा चाहिए। तुम्हारे साथ रह कर मुझे पागल नहीं होना। सच लहजे में कहकर और जिंदगी वो चंद लम्हों तक इसे देखता रहा। चलो तुम्हारी एक टेंशन तो कम हुई, मुस्कुराहट दबा कर कहा। टेंशन कम नहीं करनी, मुझे खत्म करनी है। उसकी दिलेरी पर हैरान हुआ बगैर ना रह सका। अब मैं खुद को इसलिए तो खत्म नहीं कर सकता कि मैं एक टेंशन हूँ, लेकिन कोशिश करके खुद को थोड़ा सा बदल सकता हूँ। टेंशन की जगह कुछ और कर सकता हूँ। इसका लहजा खालिस सुसाना था। गर्दन मोड़कर वो कुछ सदमे से देख कर रह गई। कहा जरा जरा सी बात पर आप ही से बाहर हो जाते हो। कहा आप किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे सर पर कोई चोट लगी है। हाँ, चोट तो लगी है, लेकिन सर पर नहीं। इसका मायने खैर जुमला जन्नत के सर पर से गुजर गया। उसके पुरसुकून ने बेपर तब गई। इसकी मुस्कुराहट से चिढ़ गई, पर गहरी सांस लेकर अपने असाब पर काबू पाते हुए इसकी तरफ देखा। वो सीने पर बाजू बांधे चेहरे का रुख मोड़े से तेजी से देख रहा था। लैपटॉप की रोशनी की इसके नफीस ग्लास पर मुनक्किस होती सब्जी माइल लहरों का तासुर दे रही थी। ग्लासेस में अच्छा लग रहा था वो। फौरन से नजर हटाकर दिल को झिड़क दिया। ग्लासेस के साथ अच्छा लगे या बुरा से क्या मत भूलना, मैं यहाँ आंटी की वजह से सिर्फ डिलीवरी तक हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया है। अपने अंदर बहुत सारा खौफ और ढेर सारा गुस्सा लिया। पिछले 3 दिनों में ये बात कई बार दोहरा चुकी थी। तुम जानती हो मैं मम्मी को कोई बात नहीं टालता। वो बस इसके एक जुमले से इसके खदशात रफा कर सकता था। इसी बात को चल लिया, वरना तुम पर मुझे चींटी जितना भी भरोसा नहीं है। कह कर करवट बदल गई। फारिस ने कुछ ना कहा। जिन्होंने गहरी सांस लेकर आंखें मूंदी। नच भर कर सब्र एक तरफ मुझे राजी किया जाते नसीहतें दूसरी तरफ। आने वाले वक्त और फारिस की टेंशन तीसरी तरफ। इतना तो वो भी जानती थी मुझे फारिस मुझे राजी कोई बात नहीं टालता, लेकिन उन्होंने इसे खारक कर कहा होगा बच्चे की बात थी। वो ना चाहते हुए राजा रवैये में बदलाव ले आया होगा। पर रात के लिए इंसान इतना तो कर सकता है। हाँ, इतना तो कर ही सकता है। एक सवाल पूछूं तुमसे? हूँ। गायन स्क्रीन पर मुर्तज़ी कुछ टाइप कर रहा था। जन्नत ने इसकी तरफ करवट बदली। अदीनत भाई ने तुमसे तलाक क्यों ली थी? पास यूं की हरकत में सांस ठहर के वो सवाल सिर्फ सवाल है था। मोहतरम रोशनी का फानूस बोया से नागे से टूट कर इसकी आवाज़ों पर गिरा। इसका तासरा बदल गई। नरमी मफबूत हो गई। गर्दन मोड़कर इसने जन्नत को देखा। तकिए पर सर रखे हाथ होठों पर तक पीछे बसे देख रही थी। बजाय लहजे में कोई चुप्पन नहीं थी, ना ही आंखों में दरिया दिया तजस्सुस नजरात्मक। वो सवाल वो आम सवाल नहीं था, इतना खफीफ भी नहीं था कि पूछने वाले पर भी असरअंदाज ना होता। रात काफी हो चुकी है, अब तुम सोना चाहिए। इसने लैपटॉप बंद कर कर उठना चाहा। इसने तुम्हें छोड़ा और तुम इसे फिर भी अपनाना चाहते हो क्यों? वो सरापा सवाल बनी पूछ रही थी। लहजा से गुस्से से आ रही थी, ना सख्ती से ना खफी से। फारिस ने बहुत नरमी से इसके हाथ पर हाथ रखा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तुमने मेरे मोबाइल से सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। मैं ये समझ गई इस तरह मेरी याददाश्त से भी सब कुछ मिट जाएगा। बस किसी नहीं सुनी, वो सिर्फ अपनी कह रही थी। वह रुक कर इसे देखने लगा। जन्नत की सर्द आंखों में नमी तैर गई। चेहरा पोशीदा मगर अजय होता तो फिर भी आंखों से तिलकती है। मैंने देखा तुम इसके साथ कितना खुश थे। इसने कहा। वो मुंह जैसे सन्नाटे की जद में आ गई। इसे अंदाजा नहीं था वह ऐसी बात करेगी। ऐसा सवाल है शायद सफार करेगी। मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। किस कदर कोशिश से कहा गया, मैं भी नहीं करना चाहती थी, मगर हर बार हमेशा मेरी पहली शादी को बीच में ले आते। जन्नत का लहजा जरा सतर्क हुआ था। मैं गलत करता रहा तो क्या जरूरी है? तुम भी वही गलती का एतराफ। हाँ, ये गलती का एतराफ था। कुछ तो था इसके लहजे में, इसकी आवाज और इसकी आंखों में मुतारिफ संजीदा स्पॉट चेहरा दुखो गम से मुकम्मल आ रही, मगर कुछ तो था, कुछ तो था। मैं जिक्र नहीं करूंगी तो तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा कर जाएगा। उठ कर बैठ गई। ये कैसे बात है जब किसी लड़की की दूसरी शादी होती है तो वो अपनी पहली शादी का जिक्र किसी सूरत नहीं सुनना चाहती। तुम जिक्र ना भी करो तो मुझे अंदाजा है तुम किस तकलीफ से गुजरती रही हो। जन्नत अपनी जगह थम गई। आंखों में कर्व उतरा, दिल कम से भर गया। तुम्हें अंदाजा है वो भी मेरी तकलीफ था, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे तुम्हारी पहली बीवी की बात कर रही हूँ। तुम मुझे इस तरह के जवाब दे रहे हो। इसका गुस्सा बढ़ने लगा। बता खत्म हो गई। एक्स वाइफ फारिस ने सच्ची की, और मैं चाहता हूँ तुम इसके बारे में मुझसे कोई बात मत करो। इस सेंस ने से मना किया। लहजा अभी भी सख्त नहीं था। वो जैसे नॉर्मल लहजे में बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा था, मगर इसके अंदर क्यों बात ना करूं? वो उठकर इसके सामने आ गई। वो मेरे सामने आ सकती है, मुझसे बात कर सकती है, अपनी मोहब्बत और तुम्हारी दीवानगी की दास्तान भी सुना सकती है, लेकिन मैं
तुमसे इसके बारे में कोई बात ना करूँ। आँखों में ग़ैज़ो-ग़ज़्ब का ठट्ठे मारता समंदर लहज़ा ग़सीला, आवाज़ बदलिया से पहले उसे मुझसे कभी नज़र नहीं आती। तुम मुझसे मेरे माज़ी के बारे में सवाल कर सकते हो, मेरी साबका शादी का मज़ाक उड़ा सकते हो, मेरे किरदार पर बातें कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी का एक छोटा-सा सवाल भी नहीं पूछ सकती। बहुत ज़्यादा से हँसी, आँखें तर हो चुकी थी मगर फ़ारिस वो खामोश था, बिल्कुल खामोश। इसके लब हम बस थे, इसकी आँखों में वीरानी उतरी हुई थी, इसका चेहरा तासुरात से आरी हुआ था। वो इतना बोल गई थी, इतना कह गई थी और फिर भी वो खामोश था। वो सर उठाए खड़ी थी और सर झुकाए इसकी आँखों में देख रहा था। जगह-जगह जन्नत को एहसास हुआ, इसने अदीना ज़ुबैर को देखकर छेड़कर से अपनी पोज़ीशन कमज़ोर कर ली, अपना खौफ और मेरा खदशात फ़ारिस पर जान पर अयान कर दिया। इसने पर्दा हटा दिया, इसने तारीख़ बढ़ा दी है। मैं इसलिए नहीं पूछ रही कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट है। अपने जज़्बात को काबू करते हुए इसने आवाज़ को हल्के मकान मज़बूत कर लिया। वो जो नमी आँखों में उभरी थी, उसे छुपा लिया, वो खौफ ज़ाहिर हुआ था लहज़े से, बातों से इसे दबा लिया। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, पहले भी कह चुकी हूँ, अब दोबारा कह रही हूँ, भले से किसी भी अदीना को अपनी ज़िंदगी में ले आओ, आई रियली डोंट केयर। लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ, एक ही घर में इसके साथ नहीं रहूँगी। एंड ऑफ डिस्कशन। अपनी बात खत्म करके वो बेड पर जा लेटी थी, लिहाफ इसने सर तक तान लेता, वो खामोशी से सांसों को गिन रही थी, अपने दर्द को सुन रही थी। दिल रो रहा था, दिल तड़प रहा था। मौत की सी खामोशी में से दरवाज़ा खोला और फिर बंद होने के बाद एक कमरे में अब इसके सिवा कोई ना था। इसकी धीमी-धीमी सिसकें गूंजने लगी। जाने इसने सही किया था या गलत, मगर अब वो रो रही थी। सुबह से आँख खुली तो वो इस वक्त तड़प रहे थे। पहले दूध में लिपटा हुआ महफूज ख्याल उभरते, बातें याद आईं। अपने बहस सवाल फारिस का रवैया, उठकर बैठी हुई इसने बेड के राउंड ब्रेक लगा ली। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा फारिस टाई की नॉट बांध रहा था। चेहरे के तासुरात नॉर्मल थे, बस उसकी तैयारी देखकर कुछ हैरानी हुई कि आज इसका वक्त था, मगर अपने काम से काम रखा। उसकी तैयारी से पूछने की कोशिश नहीं की। वो कैसी तबीयत है? मामूल की तरह। वो आज ना लहजा चलता, ना आवाज़ में सख्ती थी। वो रोज़ जवाब देती थी, आज खामोश थी। टाई की नॉट बांधने के बाद इसने मुझे अपने सामने सोफे पर बैठकर जूते पहनने लगी। ज़रूरी काम से दिनों के लिए जर्मनी जा रहा हूँ, मुझे क्यों बता रहे हो? इसका वही उखड़ा लहजा। हालाँकि एतराज़ इस पर करना था कि आप क्यों बता रहे हो? नहीं बता सकता। इस हिसाब सवालिया अब उठाया, पहले नहीं बताते तो आप क्यों बता रहे हो? इसके रुख बदलकर इसकी आँखों में आँखें डालकर पूछा, क्या फ़ोन कॉल करूँगा? बस का सवाल नाराज़ किया, अपने कहेगा मैं रिसीव नहीं करूँगी। वादा कर देगा, वैसे नहीं देख रही थी तो उसकी मुस्कुराहट भी नहीं दे सकती। मैं मैसेज करूँगा, मैं नहीं पढ़ूँगी। चेहरे का रुख मुझे उतर जैसे फारस की बातों पर अब गुस्सा आ रहा था, वैसे कैसे ज़ाहिर कर सकते जैसे कल रात इनके माँ-बहन कोई तब बात नहीं हुई, कोई लड़ाई या बहस नहीं हुई थी। रिकॉर्डिंग भेजूँगा, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी। वादा धमकी थी। ओह! तो तुम बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे ही फ़िक्रमंद हो रहा था। वो मुस्कुराया, वो अच्छा खासा तब भी, मगर तुम मुझसे बैठी रही। वो चंदा मुद्दा किसे मुस्कुराती निगाहों से देख रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। अपना ख़्याल रखना, ये बात मैं तुमसे नहीं कहूँगी। खुद को बेवक़ूफ़ होने से बचाने के लिए भी नहीं, क्या मुझे बेतरह से चिढ़कर झिंझलाए। उठने का इरादा करके दोबारा लिहाफ़ में घुस गई। वो खड़ा रहा, मुतवस्सिम निगाहों से देखते हुए इसकी मुझको अपने पास ज़िंदगी की तरह महसूस करते हुए। पल भर में कितने मना देते कि आँखों में समाते, इसका सेव करने के लिए इसके पीछे भागते हुए काट सकते हैं ना, दरवाज़ा खोलना, बेतुकी सी बात पर बहस शुरू कर देना, फिर हँसते रहना। धड़ाधड़ महसूस करना, बहुत से सवालात, इतने कुछ अजीब सा ख़्यालात होते गए। अल्लाह हाफ़िज़ इसने कहा, जन्नत के कब्ज़े में कोई जुम्बिश ना आए। कुछ देर बाद कदमों की आहट के साथ दरवाज़ा खुल गया। सूख भरी साँस लेकर लिहाफ उठाया, कुछ देर तक अपनी जगह चुपचाप बैठी, फिर उठकर बालकनी में जा खड़ी हुई। सफारी पे जान की गार्ड के हमरा अपनी गाड़ी की तरफ जाता हुआ नज़र आया। किसी हाथ के साथ वो रुक कर मुड़ा, जन्नत तेज़ी से पलट कोर्ट में होगी, वो देखे बिना ही जान गई थी, वो इस तरफ देख रहा होगा। कुछ देर बाद गाड़ी स्टार्ट होने के बाद इसने सर निकाला, एक बार फिर देखा, अगली सीट का शीशा नीचे हुआ था, घड़ी की चमकते डायल वाला हाथ बाहर, फारिस ने हाथ हिलाया, इसने गड़बड़ाकर अपना सर अंदर कर दिया। पता नहीं वो उसकी हरकत का कैसे अंदाज़ा लगा लेता था। हड़बड़ाकर वॉशरूम में घुस गई थी। वो नाराज़ थी, इसका मूड बिल्कुल भी ठीक ना था। वो खुद पर गुस्सा आ रहा था और कभी फारिस पर, कभी अपनी सोच पे सुनने लगती और कभी फारिस का रवैया सुल्तानियत तक। नाश्ते के बाद लॉन में टहलते हुए हॉटेल में कान पुरसुकून होने की कोशिश करती और इस कोशिश में बुरी तरह से नाकाम होती थी। इस पर नज़र जमाए अक्सर ने कोई सातवीं बारठंडी आवर के अपने कमरे के खिड़की से सर अंदर किया था। दोबारा माज़रत के लिए जा चुकी थी। 3 बार आई एम सॉरी वाले कार्ड लिखकर भेजे थे। 4 बार दूर से कान पकड़कर भिजवाए, मगर इसकी अप्रूवल कुछ मानने को तैयार नहीं थी। एक लंबी सी ठंडी आवाज़ का अपना सर तकिए में रखा और बड़ी बूढ़ियों की तरह ठंडी हवाएं बहने लगी और तभी से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। गेट खुलने के साथ ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई, झट से उठ खड़ी हुई। पोर्च में स्पेयर्स खड़ी थी। आदिल अहमद बाहर निकल आया। अल्लाह, ये क्या कर रहा है यहाँ? ग्लासेस हटाकर मुसोफ ने सीधा क्वार्टर की तरफ देखा और झट से पर्दे की ओट में हो गई। दोबारा मुताबिक कसर निकालते हुए लॉन से होते हुए सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। हाथ में शायद कोई फाइल थी। इसने गहरा सांस लेकर फौरन ने देखा, चेहरा बिल्कुल साफ है, निखरा सा था, मगर इसे अपनी इस रात वाली शक्ल ही नजर आ रही थी और आज नहीं थी, 1 हफ्ते से हो रहा था। चलो अच्छा हुआ जन्नत आपके खवाए, इस तरह मुझे इनके सामने तो नहीं जाना पड़ेगा। इस तस्वीर कैसे मुस्कुराता है आदिल अहमद का चेहरा याद आता है, इसे अपना चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। ऐन इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की झाँक खोला तो सामने मुलाज़िमा खड़ी थी।